हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। हमने पहली क्लास में बेसिक्स की बात की थी, याद करिए। बेसिक्स के अंदर हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। कुछ डिस्कशन यहाँ भी आता है, वो दिखेगा आपको। उस डिस्कशन को हम यहाँ भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एलैबोरेटिव फॉर्म में। कंपैरेटिवली बात करें, इस चैप्टर के अंदर भी आपको ओरिजिनेशन ऑफ ऑडिट मिलेगा, जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। ऑडिट डेफिनेशन में आपको मिलेगी, जो बेसिक में अंदर डिस्कस किया था। थोड़ा सा यहाँ पे और एलैबोरेट करेंगे। मैं सबसे पहले वो पढ़ाऊंगा जो आपने वहाँ पढ़ा, बट इतना डिटेल में नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? देखो, बहुत लोगों को ऐसा लगता है यार, ऑडिटर आया, फ्रॉड हुआ, उसने फ्रॉड नहीं पकड़ा। ऑडिटर आया, ऑडिटर ने फ्रॉड नहीं पकड़ा। सर, ऑडिटर का मेन काम फ्रॉड पकड़ने का है ही नहीं। अरे भाई, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बोल रही है तू ही फ्रॉड पकड़ेगा, तो मैं फिर जॉब छोड़ देती हूँ भाई। जो फ्रॉड पकड़ता है उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव आपका प्राइमरी नहीं है फ्रॉड पकड़ने का। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिंपल है ऑडिटर का, कि भाई मैं चेक करूंगा कि फाइनेंशियल ढंग से बने हैं कि नहीं, फाइनेंशियल को एएस के हिसाब से बनाया गया है कि नहीं, फाइनेंशियल को आपके स्केड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है या नहीं। अरे फ्रॉड जिसने पकड़ना है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने आया, मैं तो एग्जामिनेशन करने आया हूँ। सब कुछ चंगा है, अपनी रिपोर्ट दूंगा, निकल जाऊंगा। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड पकड़ने का नहीं है। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट देने का। क्या बात है। लेकिन रिपोर्ट कैसे दे देगा? मतलब ऐसे रिपोर्ट बना के दे देगा? सर, रिपोर्ट ऐसे ही नहीं देगा। रिपोर्ट देने से पहले उसे रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ेगा। अब सर, एक एक करके सबकी बात करते हैं। बात होगी रीजनेबल एश्योरेंस की भी, बात होगी सबकी, एक एक करके। आपको लेना पड़ेगा भैया रीजनेबल एश्योरेंस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस? मैं एक एक वर्ड आपको सिखाऊंगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑडिट में वोकेबलरी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत नया सब्जेक्ट है, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए ऑडिट में अगर आप टर्म्स पे कमांड नहीं जमा पाए तो न समझ में ढंग से आएगा, ना एग्जाम में लिख पाओगे ढंग से, और कौन सा टर्म कहाँ इस्तेमाल करना है वो पता नहीं चलेगा। इसलिए टर्म्स पे आपको अपना कब्जा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक टर्म आज मैं आपको समझाने वाला। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस? सर, एक होता है 100% कॉन्फिडेंस, उसे हम बोलते हैं बेटा, दैट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट एश्योरेंस। 100% एश्योरेंस सर वो नहीं मिलेगा ऑडिटर को। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल ही नहीं सकता सर, नहीं मिल सकता। ऑडिटर 100% कॉन्फिडेंस के साथ कभी बोल ही नहीं सकता सब कुछ ठीक है। क्यों सर? वाई 100% कॉन्फिडेंस इज नॉट अटेनेबल? आप देखो, यहां एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लिखा, यहां लिखा है तुझे एश्योरेंस मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं ले पाएगा बेटा, लेकिन तो रीजनेबल एश्योरेंस ले ले। तो रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है सर? आइए बात करते हैं। आपको पता है, इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करेगा? क्या 100% एग्जामिनेशन पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। नहीं सर। तो ऑडिटर सहारा लेता है सैंपलिंग का। अब सैंपलिंग यानी कि मान लो भैया सेल के 500 ट्रांजैक्शन है, आपने बोला मैं सिर्फ 20% ट्रांजैक्शन चेक करूँ, 20% यानी 100 ट्रांजैक्शन चेक करूंगा। अब आप मुझे बताइए, 500 में से 100 ट्रांजैक्शन आप चेक कर रहे हो, क्या 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि सब कुछ ठीक है? सर, जब आपने 100% ट्रांजैक्शन ही चेक नहीं किए तो 100% कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ये तो वही बात हुई, आपके सिलेबस में 11 चैप्टर है, आप 11 में से 3 चैप्टर छोड़ के चले गए और 8 चैप्टर पढ़ के गए और जाके बोल रहे मैं 100 में 100 नंबर लेके आऊंगा। अरे बेटा, जब तूने 11 चैप्टर पढ़े ही नहीं, जब तूने 100% पढ़ाई ही नहीं की, तो 100% नंबर कहां से ले आएगा? जो पढ़ के आ रहे हैं वो तो ला नहीं पा रहे। जब आप मुझे बताइए, ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस मिल सकता है क्या? सर नहीं मिल सकता। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन मैंने आपको दिया है सैंपलिंग। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। एक रीजन बेटा मैंने आपको दिया है सैंपलिंग। सैंपलिंग इज द रीजन। सैंपलिंग मतलब क्या होता है? अगर आप 100% आइटम चेक नहीं करते ना तो सैंपलिंग कहलाता है। अब आपके 500 ट्रांजैक्शन है, 500 में 5 करो चेक, 10 करो चेक, 200 करो चेक, 499 करो चेक, कितने भी चेक करो, अगर 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं करोगे वो सैंपलिंग है। ऑडिटर बेचारा सहारा लेता है सैंपलिंग का। जो आदमी 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर रहा वो 100% कॉन्फिडेंस कैसे लेगा? हाँ,
अगर वो 100% कॉन्फिडेंस ले पाता तो हम बोलते बेटा तू एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेगा। एब्सोल्यूट तो मिलेगा नहीं ना सर, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ना सर। 100% कॉन्फिडेंस तो अटेनेबल ही नहीं। वाई? मैंने आपको एक रीजन दिया सैम्पलिंग, और रीजन दो सर। एक बात बताइए, 200-300 पेज की आपकी बुक आप पढ़ के चले गए, क्या हर प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऑडिट के अंदर जो बुक में पढ़ा वो काम आएगा? नहीं सर, जजमेंट लगता है। अब 500 में से कौन से 100 ट्रांजैक्शन चेक करने हैं? जजमेंट है। आपकी कंपनी के 50 डेटर्स हैं, 50 में से आप 20 डेटर से बात करोगे, जजमेंट है। सर हर ऑडिट के हर पड़ाव पे जजमेंट लगना ही लगना है ऑडिटर का। और बेटा जहां जहां जजमेंट लगना है वहां गलतियां होने के चांसेस है। नोबडी इज परफेक्ट। एआई तक गलतियां कर रहा है, इंसान की छोड़ो आप। सर ऑडिट इज फुल ऑफ जजमेंट, और जब जजमेंट होगी तो आप मुझे बताइए क्या 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं कि नहीं भैया सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं गारंटी उठाता हूं कहीं फाइनेंशियल में गड़बड़ी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी। अरे यार तू छोड़ना यार, तू 100% गारंटी ले ही नहीं पाएगा। ऐसे तो मैं आपको 5-6 रीजन दे सकता हूं। एक तो मैंने सिंपल अभी आपको बताया, सैम्पलिंग, जजमेंट लगता है ऑडिटर का। भाई ये ऐसे वजह हैं, ऐसे कारण हैं जो तुझे 100% कॉन्फिडेंस लेने नहीं देंगे। लेने देते तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रीजनेबल एश्योरेंस से, बात तो ठीक। अब सर रीजनेबल एश्योरेंस कैसा एश्योरेंस है? हाई लेवल है कि लो लेवल एश्योरेंस है? नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट नहीं है, बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। हाई लेवल, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस वाले थोड़ी कर लोगे सर। वो डिटॉल गाइड देखा आपने? हाथ धोने के बाद भी सब कीटाणु मर जाते हैं, 2-3 ही बचते हैं। वही हाल है यहाँ पे। 100% कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, जो है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। एब्सोल्यूट नहीं है, हाई लेवल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। किस बारे में? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बेसिक के अंदर ही पढ़ाया था, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूंगा, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको लास्ट फर्स्ट क्लास में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है क्या? आइए बात करते हैं एक थोड़ा सा ऐसे 200 घूम के आते हैं, क्या बोलता है रीजनेबल एश्योरेंस, वहां भी आइए बात करते हैं। एक एक टर्म को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये दिया हुआ रीजनेबल एश्योरेंस कहता है अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो कल को एग्जाम में आ गया भैया रीजनेबल एश्योरेंस क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस है? नहीं सर, एब्सोल्यूट नहीं है बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। तो क्या रीजनेबल एश्योरेंस आप ले पाएंगे? क्या रीजनेबल एश्योरेंस आप ले पाएंगे? लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में? अब ध्यान से देखते हुए चलना, मैं पूरी डिकोडिंग सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना? कहता है रीजनेबल एश्योरेंस इस बारे में कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है। किससे फ्री है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब सर ये क्या होता है मिस स्टेटमेंट और ये क्या होता है मटेरियल? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट? तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझ में आ गया। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है बट हाई लेवल एश्योरेंस है। इतना कॉन्फिडेंस तो ले लो ना यार, क्या आप बोल सको हाँ फाइनेंशियल ठीक है। आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, लेकिन इतना तो ले सकते हो जिससे यूजर की डिग्री एनहेंस कर सके। जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो आपके बात पे ट्रस्ट कर सके, बोले नहीं यार अगले आदमी ने ऑडिट किए, उसको इतना कॉन्फिडेंस तो उसने अचीव किया है कि हम भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। ब्लाइंड फेथ तब करते लाला जब होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। दूसरा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पढ़ाया था मैंने लेक्चर 1 के अंदर भी, थोड़ा सा रेफर कर रहा हूं, ठीक है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब आप बोलोगे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो। नहीं भैया, बैलेंस शीट P&L अपनी जगह है लॉ के अंदर, वो यहां नहीं आता। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। सर पढ़ा तो दिया ना सर पहली क्लास में। पढ़े बेटा, दोबारा पढ़, तभी जहन में यहां पे दिमाग में सेट होगा। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड मतलब अपने हिसाब से मत बना लेना कि पेपर फाड़ लिया और चमकने वाला पेन खरीद लिया ग्लिटर और साथ में फूल पत्ती बना लिए, लिखते हैं खून से स्याही ना समझना, लिखा है कम जा रही समझना, बोलो बैलेंस शीट की जय हो। अरे पागल हो क्या?
स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है लाला? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है वो रिप्रेजेंटेशन जो आपने किया है एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे बनता है, फटाफट से बोला। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो चीजों से मिलकर बनता है सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मानने पड़ेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, द प्रोसेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जर्नल एंट्री करना, ट्रायल बैलेंस में एंट्री करना, वो अकाउंटिंग होती है। बैलेंस शीट P&L तैयार करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? AS फॉर प्रिपरेशन एंड शेड्यूल 3 फॉर प्रेजेंटेशन। तो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा लाला? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा लाला एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब AS मतलब इंड AS भी आते हैं ना। AS एज पर AS रूल, कंपनी AS रूल 2006, इंड AS एज पर कंपनीज इंड AS रूल 2015, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन किसका? फ्यूचर फाइनेंशियल का। फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, हिस्टोरिकल, अतीत जो हो चुका है उसके लिए बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कम्युनिकेट करोगे? कम्युनिकेट करोगे एंटिटी के रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस। अब ये क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं बेटा कंपनी के एसेट्स, बात तो सही है। ऑब्लिगेशंस होते हैं बेटा कंपनी की लायबिलिटी। तो एट अ पॉइंट इन टाइम, पता है ना बैलेंस शीट पॉइंट इन टाइम बनती है ऑन 31 मार्च। तो क्या क्या आएगा फाइनेंशियल में? कहता है फाइनेंशियल में बैलेंस शीट आएगी। ये रिसोर्सेज ऑब्लिगेशंस मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज मींस एसेट्स, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस मींस लायबिलिटी। तो क्या क्या आता है भैया? सबसे पहली बात, क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल? टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम। बोले तो बैलेंस शीट और चेंजेस देयर इन। बैलेंस शीट में चेंजेस मतलब P&L। अरे यार गुड्स खरीदोगे तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, कैश कम होगा, चेंजेस। लोन पे करोगे तो लोन कम होगा, कैश भी कम होगा, चेंजेस। P&L के अंदर एंट्री करो, चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस शीट बनती है एट अ पॉइंट इन टाइम, P&L बनता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप बोल के पढ़ा दिया, मैं एक बार दोबारा जरूर बता देता हूँ। रीजनिंग क्या है कि थोड़ा क्लैरिटी आ जानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या डेफिनेशन है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन intended to communicate entities economic resources or obligations at a point of time or changes therein over a period of time। ठीक सर, नोट्स नहीं आएंगे? नोट्स भी तो आएंगे। तो बैलेंस शीट भी आएगी, ये बैलेंस शीट की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात P&L की हो रही है और यहाँ नोट्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, एक बात लिखी थी वहाँ पे, क्या वहाँ लिखा हुआ था? फाइनेंशियल आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना। किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस लेना है लाला? कि क्या फाइनेंशियल फ्री है? किससे फ्री है फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एक टर्म लिखा है मिसस्टेटमेंट, दिख रहा है आपको मिसस्टेटमेंट? दिख तो रहा है सर जी। तो आओ समझते हैं मिसस्टेटमेंट क्या होता है। मिसस्टेटमेंट क्या होता है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। AS2 एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, मैं थोड़ा सा नया एग्जांपल दे देता हूं। AS26 का। AS26 कहता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल ठीक विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। इसे आप एसेट नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। किसके हिसाब से? एज पर AS26। तो AS26 क्या हो गया लाला? AS26 हो गया लाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सही बात है, ये हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AS26, बिल्कुल सही बात है सर। क्या बोल रहा है? ये एसेट नहीं है। क्या? इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं है एसेट, लेकिन कंपनी ने अपनी बुक्स में इसे एसेट मान लिया। कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल एज एन एसेट। ये कंपनी ने फाइनेंशियल में मान लिया। किसने? मैनेजमेंट ने, एंटिटी ने फाइनेंशियल में मान लिया। आपको पता है ये मिस स्टेटमेंट है, ये मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट मतलब वही बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे AS2 में
कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये कौन बोलता है? AS2। अगर कंपनी ने हायर किया तो AS2 के अगेंस्ट चले गए, अगर चले गए तो मिस स्टेटमेंट है, बिल्कुल है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट? मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वोकैबुलरी समझा रहा हूं, ठीक है। मिस स्टेटमेंट का मतलब है जैसे फाइनेंशियल बनाए जाने चाहिए, जैसे डिस्क्लोजर देना चाहिए एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और जैसे बनाए गए हैं एक्चुअल में, व्हाट इज रिपोर्टेड and what should have been reported as per the financial reporting framework. If there is a difference between both of these, then there will be a misstatement. So what is reported? क्या रिपोर्ट किया गया है? क्या रिपोर्ट किया गया? आपने एसेट मान लिया गुडविल को, और क्या रिपोर्ट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, एसेट नहीं करना चाहिए था। अगर दोनों में फर्क है, what is reported, आपने इसे हायर मान लिया, what should be reported as per the accounting standard, as per financial reporting framework, lower. So there is a difference between both of these. Whenever there is a difference of what is treated, what is presented, what is disclosed in the financial statement, and what should be disclosed in the financial statement as per the financial reporting framework, जो आपने बताया है और जो आपको बताया जाना चाहिए, अगर दोनों में फर्क है तो आप मानेंगे मिसस्टेटमेंट इज देयर, मिसस्टेटमेंट इज देयर। ठीक बात है सर। तो मिसस्टेटमेंट, आओ जरा बात करते हैं मिसस्टेटमेंट की। सब दिया है, अरे सारी समस्याओं का एक ही निवारण है, ऐसे 200। मिसस्टेटमेंट कहता है व्हाट इज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट शुड हैव बीन रिपोर्टेड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। व्हाट इज रिपोर्टेड एंड व्हाट शुड हैव बीन रिपोर्टेड, इफ देयर इज अ डिफरेंस between both of these, so there will be a misstatement. समझ में आ रहा है? वोकैबुलरी पे काम करना है लाला। जो बताया गया है और जो बताया जाना चाहिए, दोनों में फर्क है, तो आप क्या मानेंगे? देयर इज अ मिसस्टेटमेंट। और क्या लिखा था भाई? लिखा क्लियर था, लिखा था लाला जी आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल फ्री है क्या मिसस्टेटमेंट से। और एक बात ध्यान रखना, मिसस्टेटमेंट के कारण दो चीज़ें होती है, या तो फ्रॉड या एरर। क्या फ़र्क है दोनों में? फ्रॉड होता है लाला इंटेंशनल, एरर होता है लाला अनइंटेंशनल। और आपको बता दूं, कभी भी फ्रॉड पढ़ना ऑडिट में, तो फ्रॉड को लेकर अपना ऐसे 240 फाइनल पे लगता। पता क्या बोलता है 240 कैसे? 240 कैसे कहता है लाला? फ्रॉड दो तरह के होते हैं। एक होता है बुक्स का फ्रॉड, खर्चे बढ़ा दिए, एसेट बढ़ा दिए, खर्चे कम कर दिए, प्रॉफिट मैनिपुलेट कर दिए, बुक्स का फ्रॉड। इसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा होता है एसेट की चोरी, मिसयूज। अपने बच्चों के लिए रजिस्टर ला रहे हैं ऑफिस से ही, प्रिंट आउट निकल रहा है बच्चों के टेस्ट का, अरे तो बहुत देखा है सर। कह रहे हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे होते हैं? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो फ्रॉड दो तरह के होते हैं। तो कह रहा है मिसस्टेटमेंट का कारण सिर्फ फ्रॉड जानबूझ के किया है या एरर, दोनों में से हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, इन्वेंट्री चोरी हो गई लाला, इन्वेंट्री चोरी हो गई 2 करोड़ की, अभी तक बताया ही नहीं किसी को। तो इन्वेंट्री का फिगर जो आपने 12 करोड़ लिखा है, वो 12 करोड़ थोड़ी है, एक्चुअल में 10 करोड़ है वो। तो इन्वेंट्री चोरी हो गई और आपने दिखाया ही नहीं। इन्वेंट्री चोरी क्या? चोरी इज फ्रॉड, चोरी इज फ्रॉड। फाइनेंशियल्स मैनिपुलेट हुए, बिल्कुल हुए सर। कितने की इन्वेंट्री दिखा रहे हो? इन्वेंट्री दिखा रहे हो 10 करोड़ की, 12 करोड़ की है। कितने की इन्वेंट्री? 12 करोड़ की। आप दिखा रहे हो 12 करोड़ है, कितने की? 10 करोड़ की। आपने इन्वेंट्री बढ़ी हुई दिखाई है सर, मिसस्टेटमेंट है। बिल्कुल है, मिसस्टेटमेंट तो होगा ना सर, कोई मर्जी फ्रॉड आप उठा लीजिए। अगर एक बात बताइए, एक एम्प्लॉय अपने खर्चे जो कंपनी के बिहाफ में खर्चे करते हैं, इसका रिइंबर्समेंट मिलता है, अगर उसने खर्चे बढ़ा के बता दिए तो वो भी तो फ्रॉड है। फाइनेंशियल तो मिसस्टेटमेंट वहां भी होंगे। तो आपका काम है चेक करने का कि मिसस्टेटमेंट तो नहीं है भैया। और मिसस्टेटमेंट का एक वर्ड लिखा है मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल। सर कभी सुना है मटेरियल वर्ड? सुना लग रहा है सबको। अभी सब कुछ समेटूंगा मैं, लिखना मत, लिखवाऊंगा पूरा आखिरी में। मटेरियल
एनी आइटम विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, वो आइटम जो यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज कर सकता है वो है मटेरियल। आप मुझे बताइए, अगर एंटिटी ने 50-100 रुपए का 100 रुपए 200 रुपए का मिस स्टेटमेंट लोचा लफड़ा किया तो कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर वही एंटिटी 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्रॉड करेगी, दिक्कत, पूरी दिक्कत है। एम्प्लॉय ने 50 रुपए का सामान चोरी कर लिया, 100 रुपए का स्टेपलर चोरी कर लिया, क्या उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप? अरे की फर्क है, करने दे यार अपने का। लेकिन अगर उसी एंटिटी में 5 करोड़ का फ्रॉड एमडी ने किया है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी में? नहीं करेंगे। बदल गया आपका इकोनॉमिक डिसीजन। जिस कंपनी में आप पैसे लगा रहे थे कल तक, जैसे ही पता लगा 5 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ना भैया मैं तो पैसे नहीं लगाऊंगा, बदल गया आपका इकोनॉमिक डिसीजन। तो एनी आइटम विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर इज नोन एज मटेरियल आइटम। मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता जाने देते, मटेरियल है इसलिए छोड़ेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो मिसस्टेटमेंट है कालीन भैया, इंपॉर्टेंट वो है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ऑडिट कर रहे हैं साहब, मेरे साथ मेरा एक कोलीग गया संजय, तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है अकाउंटेंट के साथ। मैं गया, मुझे पता नहीं लड़ाई झगड़े हो गए संजय के। मैं गया, मैंने कहा क्या हो गया मुंशी साहब? कह रहे अकाउंटेंट मुझे कह रहा है अरे सर ये आपके साथ आए, बड़ा लड़ रहे हैं इसे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे हैं सर वो 50 रुपये का खर्चा था। मैंने संजय की तरफ देखा, मैंने कहा यार 600 करोड़ टर्नओवर है कंपनी का, तो 50 रुपये कहाँ दिमाग लगा रहा है? मैंने चलो क्या हुआ 50 रुपये? तो कहता है 50 रुपये क्या था सर? संजय मुझे कह रहा है पेन लिखा हुआ है, पेन एक्सपेंसेस, ये पेन लिखा हुआ है 50 रुपये, एक छोटी सी पर्ची में पेन लिखा हुआ है। संजय मुझे कह रहा है ये जाना चाहिए प्रिंटिंग स्टेशनरी में। मैंने कहा हाँ बराबर है। कह रहा है इन्होंने डाला है सन्ड्री एक्सपेंसेस में। मैंने कहा संजय भाई 50 रुपए के ऊपर नीचे क्या दिक्कत है? इममटेरियल आइटम है, इममटेरियल है, इममटेरियल छोड़ दे यार, क्यों दिमाग लगा रहा है? इममटेरियल। संजय कह रहा है ऐसे छोटे छोटे ही मिसस्टेटमेंट बढ़ के बड़े बड़े बन जाते हैं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, चल पूछता हूँ। हाँ, मैंने कहा मुझे ये बताओ। कह रहा है सर पान वाले के पास गए थे, एमडी साहब उनके दोस्त को पान खाने का शौक है, पान वाले के पास गए थे, पान दे दो। हमने बोला पर्चे में लिख दे कि पान 50 रुपए के, मीठा पान, देसी सादा पान, पता नहीं कौन कौन से पान। कह रहे उसने पान की जगह पेन लिख दिया। वो इतना पढ़ा लिखा होता तो पान लगा रहा होता। मैं जब से मैंने कहा तो बताया, कह रहे सुन कहा रहे मेरी, भड़क गए मेरे ऊपर। मैंने कहा संजय इतना अग्रेसिव नहीं होते भाई, वो पान ही तो है, और पान तो वैसे सुन रही नहीं, सन्ड्री एक्सपेंसेस में जाएगा, सही तो कर रहा है वो। और मैंने कहा अगर गलत भी किया होता तो क्या फर्क पड़ जाता है यार, 50 रुपए मटेरियल यार। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, मटेरियलिटी सर सब्जेक्टिव टर्म है। जो किसी और के लिए इमटेरियल है, किसी के लिए मटेरियल भी हो सकता है। आज 50 रुपए उस कंपनी में इमटेरियल है ना जहां पे 600 करोड़ टर्नओवर है। अब मेरी कंपनी का 1200 रुपए का टर्नओवर है, तो 50 रुपए मटेरियल होगा ना सर? बिल्कुल होगा। मटेरियल इज अ सब्जेक्टिव टर्म, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। यू कैन नॉट फिक्स मटेरियलिटी की भाई जो एक जगह मटेरियल है वो दूसरी जगह मटेरियल होगा सर, वो डिपेंड करता है अलग अलग हालात में। बात समझ रहे हैं? हाँ समझ तो आ रही बात, ठीक। तो कह रहा है मटेरियल स्टेटमेंट डिकोड कर रहे हैं। एनी आइटम विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर इज नोन एज मटेरियल आइटम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन of the entity's financial क्या structured representation as per the financial reporting framework which is intended to communicate entities economic resources obligation at a point in time or changes therein over a period of time, including notes also. What is reasonable assurance? Not an absolute assurance but high level assurance. ठीक है सर। फ्रॉड एरर कहता है एक बार रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगा ना भाई, मिल जाएगा ना, फिर बनाएंगे ओपिनियन, फिर एक्सप्रेस करेंगे ओपिनियन, फिर एक्सप्रेस करेंगे ओपिनियन कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं तो पहले ही कह रहा हूं यार, तुम गए ही ओपिनियन देने के लिए हो भाई, तुम्हारा काम फ्रॉड पकड़ने का है ही नहीं।
तुम्हारा काम है ओपिनियन देने का, और ओपिनियन के लिए क्या लेना पड़ेगा? रीजनेबल एश्योरेंस। 3 काम करने हैं। रीजनेबल एश्योरेंस लो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। और एक्सप्रेस कैसे? क्या मुंह जबानी एक्सप्रेस करोगे? कहता है एक्सप्रेस करोगे सर ओपिनियन रिपोर्ट बना के। और रिपोर्ट कैसे बनेगी? एज पर द ऐसे, बात भी ठीक। और रिपोर्ट में क्या बताओगे? ऑडिट फाइंडिंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। रीजनेबल एश्योरेंस लेना है सर, तो रीजनेबल एश्योरेंस लो। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ताकि ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे आप। ठीक है ना? ठीक है सर, थोड़ा सा मैं अभी लिखवाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और काम करना है इस पर, ठीक है ना? तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा सर, सॉरी नहीं मिलेगा। कितना भी ट्राई कर लो बनी, जितना भी ट्राई कर लो बनी, बाबा कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाओगे, नहीं मिलेगा भाई। रीजनेबल एश्योरेंस ही मिलेगा सर। मीम भी डले हुए बुक में, क्या कर सकते हैं बेटा, मजबूरी। आओ जरा पढ़ते हैं पहले। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड पकड़ने का, क्या ये बात सही है? बिल्कुल इनकरेक्ट है सर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड पकड़ने का नहीं है लाला। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किस चीज का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भैया ओपिनियन देने का। यही बात डेफिनेशन में लिखी है, डेफिनेशन पढ़ो आप, डेफिनेशन में यही बात लिखी हुई है। डेफिनेशन में लिखा है एग्जामिनेशन क्यों करोगे आप, कह रहा है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, लेकिन किस चीज? कभी पढ़ेंगे डेफिनेशन डिटेल में भी। एग्जामिनेशन करोगे ताकि ओपिनियन दे सको, ओपिनियन दे सको। फ्रॉड पकड़ना होता तो ऑडिट नहीं करते जनाब, हम करते इन्वेस्टिगेशन। हम तो यहाँ सर एग्जामिनेशन करेंगे, ओपिनियन, हमारा काम तो ओपिनियन देने का है सर, ओपिनियन देने का। ठीक, हमने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अभी समझा है, वोकैबुलरी मजबूत की है, थोड़ा एनालिसिस भी दिया हुआ ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस क्या बोलता है, ये बात करते हैं। कहता है रीजनेबल एश्योरेंस को डिस्टिंग्विश किया जाए एब्सोल्यूट एश्योरेंस से। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कंप्लीट एश्योरेंस है सर, और गारंटी है इस बात की कि फाइनेंशियल एकदम फ्री है स्टेटमेंट से। रीजनेबल एश्योरेंस कंप्लीट गारंटी नहीं है सर। ऑल्दो इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। बिल्कुल ठीक बात। कहता है सर आप कितना भी कुछ कर लो, आपको 100% एश्योरेंस तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो कहता है आपने करना क्या है, आपने भैया अपने प्रोसीजर अप्लाई करने ऐसे के हिसाब से, एविडेंस इकट्ठे करने, कंक्लूजन फॉर्म करनी, ओपिनियन देनी है। ऐसा करने से अगर आप ऐसे वगैरह मानते हो, प्रॉपर ढंग से काम करते हो, तो आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ले पाओगे, जिसे हम रीजनेबल एश्योरेंस बोलेंगे, एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे। वही रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। मिसस्टेटमेंट के कारण दोनों होते हैं, मैंने आपसे कहा, फ्रॉड भी होता है, एरर भी होता है। कहता है कितनी देखना, ये वही बात है तो स्टडी मैट की बात, लेकिन वही बात 3 बार 4 बार लिखते जाओ। बीकॉम वाली अप्रोच, लिखते जाओ, बच्चा पागल ना है तब तक लिखते जाओ। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है क्या मिसस्टेटमेंट से, फ्रॉड है, एरर, बिल्कुल ठीक बात। कहता है रीजनेबल एश्योरेंस जो है फाइनेंशियल फ्री है क्या, मतलब मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, लिखते लिखते नहीं थके भाई साहब। ये पूरे बॉक्स में यही कहानी दी हुई है, पूरे बॉक्स में सेम यही कहानी दी है पूरे बॉक्स में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा एक बात और, सबसे पहले थोड़ा मेरे साथ आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है? डायग्रामेटिक। तो सबसे पहले क्या लिखोगे लाला? सबसे पहले लिखोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। बताइए जी ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का? चलो भाई लिखो जल्दी लिखो भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सर, हम क्या लेंगे जल्दी बताओ बच्चों। हम लेंगे सर रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में लेंगे बच्चों? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सर ये तो आपने लिख ही दिया। अभी देखो इसमें चित्र बनेंगे, सुंदर चित्र बनेंगे। क्या बात कर रहे हो? सुंदर नोटिंग होगी, सुंदर चित्र बनेंगे। बहुत बढ़िया। चलो भाई ये हो गया मिसस्टेटमेंट। देखो मिसस्टेटमेंट फ्री है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। बिल्कुल ठीक बात है, ताकि ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए।
और ओपिनियन एक्सप्रेस करके अल्टीमेटली आप क्या करोगे भाई, ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे और अल्टीमेटली आपने, मेरा पेन कहाँ चला गया भाई, ये पड़ा है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, बिल्कुल ठीक बात है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इस तरीके से लिख देते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन किसके ऊपर, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड as per फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है, किसको, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है सर, आइए ज़रा डीएनए करते हैं एक एक करके। ये मैंने 2 लाइन लिख दी हैं, अब यहाँ से बनेंगे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा, देखते जाओ सर। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस, बताइए सर। एज पर SA 200 रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है। SA 200 कहता है सर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जो जो इंटरप्रिटेशन आएगा मैं लिखता हुआ चल रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है सर, अगला बताइए। नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्या बात है, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बहुत बढ़िया सर। अगला बताइए, अगला है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी मीनिंग भी, अरे सबकी मीनिंग है भाई, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग है भैया स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है ना, विच इंटेंड्स टू कम्युनिकेट ऑफ एन एंटिटी, विच इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे, विच इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, क्या बात है, 2 चीजें। पहली बात, एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस और ऑब्लिगेशंस। ये रिसोर्सेज ऑब्लिगेशंस कब होंगे बताना जरा, ये रिसोर्सेज ऑब्लिगेशंस होंगे लाला, जल्दी से बोलो, एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, और चेंजेस देयर इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चेंजेस देयर इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये तो हो गया आपका, क्या कहते हैं, डन। ठीक है, ठीक है सर, अगला बताइए। नेक्स्ट है, ठीक, स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं आप, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बार बार ये टर्म आ रहा है, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और इंक्लूड्स नोट्स ऑल्सो। अब सर ऊपर भी आया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यहां भी आया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कई बार आ गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, 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 फाइनेंशियल, में कुछ और ढूंढ रहा था अभी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नहीं 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 नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर कितनी बार बोलोगे सर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या, वो भी एप्लीकेबल। देखो एप्लीकेबल मतलब होता है भाई, कहीं पर AS एप्लीकेबल है तो उसके लिए एप्लीकेबल FRS AS हो गया, कहीं पर Ind AS एप्लीकेबल है तो वहां पर Ind AS हो गया। अब बैंकिंग कंपनी के लिए फॉर्मेट अलग दिया, वो Schedule 3 नहीं मानती तो उसका फॉर्मेट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग फॉर्मेट है, वो अपना इंश्योरेंस एक्ट का फॉर्मेट मानती है, उसका फॉर्मेट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अपना फॉर्मेट, सबका अलग 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 दिया गया है, तो उसका जो एप्लीकेबल FRS है। कह रहा है ये वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। किस चीज के लिए, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अडॉप्ट करेगा एंड TCWG याद है,
दोज चार्ज विद गवर्नेंस। टॉप मैनेजमेंट पढ़ाया था आपको, सीईओ सीएफओ, टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देखता है कंपनी के, सीईओ सीएफओ, ऑडिट कमेटी, बोर्ड, टीसीडब्ल्यूजी है, ठीक है ना, बाकी मैनेजमेंट तो है। तो एप्लीकेबल एफआरएस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने अडॉप्ट किया? दोनों ने, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। किस लिए? इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो एप्लीकेबल होना चाहिए, तब एप्लीकेबल मानेंगे जब वो एक्सेप्टेबल होगा एज पर नेचर ऑफ एंटिटी। बिल्कुल ठीक बात है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। अब एक बात बताइए, बैंकिंग कंपनी के लिए उसका अलग फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया, क्या वो कंपनी तक का शेड्यूल 3 मानेगी? मतलब ही नहीं। इंश्योरेंस के अलग फॉर्मेट दिया, क्या वो कंपनी तक का फॉर्मेट मानेगी? मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अलग फॉर्मेट दिया, क्या वो कंपनी तक का फॉर्मेट मानेगी? मतलब ही नहीं है। सर वो अपना अपना फॉर्मेट मानेंगे ना यार, उनके लॉ के हिसाब से उनका फॉर्मेट सही है एज पर नेचर ऑफ एंटिटी। तो जो आपकी नेचर ऑफ एंटिटी उसके हिसाब से जो लॉ आपको कहता है वो फॉर्मेट जो होगा वो आप मानिए, वही एक्सेप्टेबल है और वही एप्लीकेबल है, ठीक है ना, एफआरएस। ठीक है सर, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा था, हाँ जी, मैं आपसे कह रहा था बच्चों, हाँ ये हो गया आपका डन, ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला बताओ। अगला है सर जी, ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब है लाला जो बताया गया है और जो बताया जाना चाहिए। सो डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस बिटवीन what is reported and what should be reported. What is reported and what should be reported. What should be reported. What should be reported as per FRF। दोनों में जो फर्क होगा, अगर रेफरेंस है तो हम मानेंगे वो मिसस्टेटमेंट है, और सिर्फ मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता लाला, हमें मतलब है मटेरियल से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? कहता है मटेरियल मीन्स एनी आइटम विच कैन इन्फ्लुएंस, ये 320 की डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 320 की मटेरियल वाली, विच कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूज़र, जो यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन बदल सकती है, उस आइटम को आप मानेंगे मटेरियल आइटम, ठीक है सर। तो ये कुछ 3-4 टर्म मैंने आपको बता दिए, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, मिसस्टेटमेंट क्या होता है, और अल्टीमेटली यू विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओपिनियन कहाँ एक्सप्रेस करेंगे सर? ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे लाला, ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, बोलो कहाँ? टू इशू अ रिपोर्ट एज पर एसे, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सही बात है। अच्छा, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था। अगर थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट करूं, कंटेनिंग फाइंडिंग्स, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट करूं, याद है, जितना भी ट्राई कर लो बनी, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलेगा, उसके नीचे कथा कहानी लिखी थी इन्होंने। अब देखो क्या बढ़िया उसको सॉर्ट करते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं विद ऑल द एक्सप्लेनेशन एंड ऑल, ठीक। अब आप बताइए भैया, जल्दी से अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, क्या बोल रहा हूँ सर? मैं आपसे कहता हूँ बेटा, हम बनाते हैं एक डिफरेंस, क्यूट सा। किसका डिफरेंस बनाते हैं? हम डिफरेंस बनाते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस का, और हम डिफरेंस बनाते हैं रीजनेबल एश्योरेंस का। अरे 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 अरे, इतना बुरा नहीं मान रहा था बेटा। एक तरफ लिखते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये भी ठीक। एक तरफ लिखते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, ये भी ठीक। अब आप बताइए कौन सा एश्योरेंस आपको मिलेगा और कौन सा अचीवेबल है, कौन सा आपको मिल सकता है? सबसे पहली बात सर, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ कंप्लीट एश्योरेंस, कंप्लीट एश्योरेंस, ठीक है, ठीक है सर। एक चीज और लिखना, मिसस्टेटमेंट कारण दो हो सकते हैं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर।
जानबूझ के अलग कलर से लिख रहा हूँ, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। बचपन में पढ़ा हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज लाला अनइंटेंशनल। तो मिसस्टेटमेंट का कारण दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इज अ कंप्लीट एश्योरेंस एंड योर रीजनेबल एश्योरेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस, रादर देन it is a high level of assurance. Rather, it is a high level of assurance. बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगला बताइए, गारंटी कौन देता है? रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी गारंटी नहीं देता सर, मतलब ही नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस गारंटी देता है। किस बात की? ये फाइनेंशियल फ्री है मटेरियल स्टेटमेंट से। प्रोवाइड्स गारंटी दैट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री। किससे फ्री है लाला? ये फ्री है फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी। कौन? जो आपका रीजनेबल एश्योरेंस है, ये किसी भी तरह की गारंटी नहीं देता। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी, any guarantee that FS are free from MM। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगला बताइए। अगला है जनाब, क्या बोलता है आपसे? 200। ऐसे 200 कभी आपसे नहीं कहता कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेके आओ। डज नॉट रिक्वायर ऑडिटर टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। पॉसिबल ही नहीं है सर, लोगे कहाँ से? लेकिन ऐसे 200 आपसे ये ज़रूर कहता है, ऐसे 200 आपसे ये ज़रूर कहता है कि आप रीजनेबल एश्योरेंस लीजिए। ऐसे 200 रिक्वायर्स ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ये भी ठीक। ठीक है भाई, तो ये हो गया बेटा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अगला हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया अपन ने, ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया, एक्सप्लेनेशन भी सारे सारे लिख दिया। 200 का जो जो लिंकेज बन रहा है वो सब मैंने एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। डन है सर, डन है। अब चलो ये सब भी जॉट डाउन कर दिया, बाकी ऑब्जेक्टिव से अपने आगे कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है ना। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। पीडी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपॉइंट किया गया ऑडिटर के तौर पे। एमआर लिमिटेड ने अपॉइंटमेंट लेटर में एक क्लॉज डाल दिया। कौन सा क्लॉज? आइए पढ़ते हैं। क्लाइंट कह रहा है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉड पकड़ने के लिए। वाओ, जो कंपनी में होंगे 23-24 में। ऑडिटर ऑब्जेक्शन रेज कह रहा है, सर ऑब्जेक्शन रेज कह रहा है ये क्लॉज ठीक नहीं है, इसे हटाइए। आप बताइए क्या ये क्लॉज सही है? सर फ्रॉड पकड़ना होता तो इन्वेस्टिगेशन कराते। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉड पकड़ने के लिए थोड़ी है सर। बार बार हर बार यही बात लिखी जाती है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिट करते हुए ऐसे 200 कहता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ताकि ओपिनियन फॉर्म कर पाए। ओपिनियन फॉर्म करेगा तो फिर रिपोर्ट बना के देगा। आपका काम फ्रॉड पकड़ने का नहीं है। जितना जो बने लिख के लाओ, 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन, फिर तो मैं लिखवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। फिर तो मैंने आपको लिखवाना ही है। बात आ रही समझ? चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको लगता है फ्रॉड हुआ है, आप फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन कराइए। स्पेसिफिकली बोलेंगे भैया तू आ और चेक कर अकाउंट्स की क्या फ्रॉड हुआ है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ऑडिट में हमारा काम फ्रॉड पकड़ने का नहीं है सर। ऑडिट में तो हम रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे लाला कि क्या फाइनेंशियल, ये तो लाइन रट लो, अब याद ही हो जाएगी आपको। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, क्या मटेरियल स्टेटमेंट से, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म करेंगे। यार ये तो रट भी गई सर, सब रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करोगे लाला स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पॉइंट में कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे फ्रॉड हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप कंपैरेटिवली छोटा होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए।
लेकिन ऑडिट जो होती है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है, पूरे फाइनेंशियल्स की, तो इसका स्कोप जो है थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, किसका, ऑडिट का। ठीक, अब चलते हैं बच्चों जरा आगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया डन, क्वेश्चन वोश्चन भी कर लिया, अभी लिखवाऊंगा अगली क्लास में। थोड़ा सा आप हसल करोगे, मैं लिखवाते जाऊंगा तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। जब खुद से हसल करोगे, संघर्ष करोगे, नहीं समझ में आएगा, परेशान होगे, फिर जब मैं लिखवाऊंगा उसका मजा आला होगा, फिर आपको इंपॉर्टेंस समझेंगे अपनी गलती कहाँ की। थोड़ा साइकोलॉजिकल है ये चीज़, है ना। चलिए अब चलते हैं सर आगे। अब मैं आपको बताता हूँ सर, ऑब्जेक्टिव अपना डन हो चुका है, हम चलेंगे अब थोड़ा डेफिनेशन में बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बात की, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ फिर करेंगे। क्या कहती है देखिए, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बात है, आओ थोड़ा वोकैबुलरी मजबूत करें। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, अभी पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर 1। अब मैं एक वर्ड आपको लिंक कराऊंगा चैप्टर 11 के साथ, इंडिपेंडेंट वर्ड। चले आइए साहब चलते हैं चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में एक पॉइंट दिया हुआ है, कहता है इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है लाला, ऑफ माइंड इन अपीयरेंस। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लाइंट ने बोला तुझे शॉफर ड्रिवन कार मिलेगी, फार्म हाउस की चाबी मिलेगी, तेरे को अनसिक्योर्ड लोन मिलेंगे, पता भी नहीं चलेगा, तेरे भाई का एडमिशन करा देंगे, ये कर देंगे। आप बह गए, पापी पेट का सवाल है, अरे वैसे तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, वैसे तो मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन मैं यहाँ पिघल गया ना बेटा। अब आप बताइए, क्या आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं? नहीं, आप इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपकी ओपिनियन पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है, किससे? आपके क्लाइंट से। क्लाइंट जो कर रहा है वो आप मान रहे हैं उसकी बात, आपका अपना कुछ कोई आपकी ओपिनियन है नहीं सर, आप तो एक तरीके से उसके कंट्रोल में आ गए ना सर। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। जब आपका दिमाग ही अपना खुद का ना रहा, आप तो दूसरे के कंट्रोल में काम कर रहे हैं, दूसरे के इन्फ्लुएंस में। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या होती है पता है? जैसे मान लो आप खूब इंडिपेंडेंट हो, आप 1 रुपये कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा, लेकिन एमडी ने पूछा ऑडिटर साहब क्या हाल है, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ ज़रा घूमने, वैकेशन प्लान कर रहा हूँ मैं, चलोगे आप भी? आपने कहा चलेंगे। आपको कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई ख़राब मोटिव नहीं है, आपने पूरे पैसे ऐसे देने हैं, पूरे पैसे आप दे रहे हो अपने टिकट के, वैकेशन के, फ्लाइट के, सबके, लेकिन फिर अब ट्रिप में गए हो तो फ़ोटो खींच रही है, फ़ोटो इंस्टाग्राम में जा रही है, बड़ा याराना लगता है, बड़ी दोस्ती दिख रही है आपकी और सीईओ और एमडी के बीच में। इन्वेस्टर क्या बोलेगा? बिक गए ऑडिटर, बिक गए भैया, ये तो घूम रहा है एमडी के उस पे, ये तो घूम रहा है भाई, खर्चों पे मजे कर रहा है, तो बिक गए भाई। आईफैक एक संस्था है सबसे बड़ी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। आईफैक ने बोला इंडिपेंडेंस दो तरीके की होती है, एक माइंड, कि आपकी ओपिनियन किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं है, दूसरा इन अपीयरेंस, आप लाख इंडिपेंडेंट हैं लेकिन दिख नहीं रहे इंडिपेंडेंट, तो बात नहीं बनेगी। इंडिपेंडेंट होना भी है और दिखना भी है, इसीलिए ऐसी हर एक सिचुएशन को अवॉइड करिए, अवॉइड करना सीखिए, जिससे थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, आप ईमानदारी खो चुके हैं, आप बिक चुके हैं। अगर थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगे तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करिए। एमडी कह रहा हो वैकेशन चलता है, आपने कहा दूर से ही प्रणाम, आप जाइए, आपका रास्ता लगे मेरा लगे, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे थर्ड पार्टी को लगे मैं अपनी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूं ना भाई। मैं इंडिपेंडेंट हूं भी और दिखूंगा भी, होना भी है, दिखना भी है। ऑफ माइंड का मतलब क्या कहता है? ऑफ माइंड का मतलब है लाला, आपकी ओपिनियन जो आएगी विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल, आपकी ओपिनियन किसी और से अफेक्ट नहीं होगी। सर अगर आपकी ओपिनियन किसी और से अफेक्ट होने लग गई, इन्फ्लुएंस अफेक्ट होने लग गई, तो आपका जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सर, आपका जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सर। ध्यान रखना मेरी बात, आपको कभी भी अपनी ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देनी। आप जजमेंट के लिए तो आए, और अगर आपका जजमेंट ही आपका नहीं रहा, आपके खुद के निर्णय आपके नहीं रहे, ऑडिट प्रोसीजर कौन से लगाने वो क्लाइंट बता रहा है, बुक्स कौन सी चेक करनी वो क्लाइंट बता रहा है,
काहे को ऑडिटर है फिर हम उस केस में? तो कहता है सर इंडिविजुअल काम करेगा विद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ। सर ये क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? देखो आपका काम है ऑडिट करने का, ओपिनियन देने का, फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं गए आप, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई 24 घंटे चौकन्ना, अलर्ट रहना है आपको, कॉशियस, कुछ लफड़ा है। स्केप्टिसिज्म एक फीचर है, डॉग के अंदर पाया जाता है। पहली क्लास में डॉगी बोला था, आज फिर डॉगी बोल दिया। स्केप्टिसिज्म एक फीचर है जो डॉग के अंदर पाया जाता है। आप देखना डॉग हमेशा अलर्ट रहता है, कई बार तो बिना बात के भौंकेगा, उसको लगेगा पता नहीं सब उसी को ट्रैक कर रहे हैं। कह रहा है हम भी अलर्ट रहेंगे, वी हैव टू बी ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, वी हैव टू बी अलर्ट। फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे ना सर, तो क्लाइंट आपको मूर्ख बना देगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है अलर्ट रहना, वी हैव टू बी अलर्ट। तो कहता है आपको काम, मैंने आपको क्या बोला आज के लेक्चर में, अगले 2-3 लेक्चर में सिर्फ वोकैबुलरी सिखाने वाला हूं आपको, क्योंकि ये टर्म्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी इनको सीखना। तो कह रहा है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से, अनबायस्ड तरीके से। ये नहीं कि फ्रेंड की कंपनी डोल गए आप, अरे यार तू तो मेरा जिगरी यार है यार, तेरी कंपनी की मैं कैसे फ्रॉड रिपोर्ट कर दूंगा, कैसे बता दूंगा तुमने एएस की धज्जियां उड़ाई हैं, तू तो बचपन का दोस्त है मेरा। क्या ऑब्जेक्टिवली काम कर रहे हो आप? नहीं। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है यू हैव टू बी अलर्ट। तो कहता है अपनी ओपिनियन दीजिए किसी और से बिना इन्फ्लुएंस हुए, ना आपका जजमेंट कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, और आप इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पीएस को अप्लाई करिए। ये है ऑफ माइंड। अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस है सर अवॉइड करिए। किसको अवॉइड करें? कह रहे अवॉइड तो वो भी करती थी। बस बेटा बस, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, छूरा तो नहीं, तो चुभने लगा हूँ। अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट, यू हैव टू अवॉइड दोज सर्कमस्टांसेस। ऐसे हालात को इग्नोर करिए जिससे थर्ड पार्टी ये कंक्लूड करे कि बिक गयो रिटर, जिससे थर्ड पार्टी ये कंक्लूड करे कि उसके तीनों प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो गए। लाला तीनों प्रिंसिपल कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पीएस हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। कहते हैं अगर थर्ड पार्टी, इन्फॉर्म्ड पढ़ी लिखी थर्ड पार्टी जिसे सारी बातें पता है, वो अगर ये कंक्लूड, ऐसे नहीं कि अनपढ़ पार्टी है उसको तो पढ़ी लिखी ढंग की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो कहता है सर बिक गया सर। यू हैव टू अवॉइड ऑल दो सिचुएशन, अदरवाइज सर इंडिपेंडेंस रहेगी तो सही लेकिन आप दिखोगे नहीं। कह रहा है इंडिपेंडेंस नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट, दिखना भी जरूरी है। बाकी हम बाकी बातें करेंगे जब हम चैप्टर 11 में, अभी तो इतना ही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत लिंकेज बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है, इंडिपेंडेंट वर्ड सीख रहे हो, इंडिपेंडेंट के अपने नजरिए हैं भाई, तो अपने टर्म्स क्या निकलते जाएंगे। अभी थोड़ा सा वोकैबुलरी भी काम करो, ऑडिट के टर्म्स सीखो, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं कहाँ था लाला जी, हम थे यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो इंडिपेंडेंस कितने तरह की होती है अब तो बता दो। इंडिपेंडेंस होती है लाला, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, बिल्कुल ठीक बात है। कौन से प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए भाई? हमने 3 प्रिंसिपल देखे, कौन कौन से हमने 3 प्रिंसिपल देखे हैं, जल्दी बोलो लाला। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पीएस। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्ड तरीके से, ट्रांसपेरेंट, और पीएस मतलब सर प्ले स्टेशन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है जीवन में ऐसा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब एटीट्यूड। कह रहे वो भी एटीट्यूड दिखाती थी, अरे नलायक, ये वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर, ये वाला नहीं, एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे, बिहेवियर। एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, कुछ तो गड़बड़ है दया। बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस, जहां आपको लगे कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। मिसस्टेटमेंट तो पता है ना, चाहे वो फ्रॉड या एरर हो। और क्रिटिकल असेसमेंट करिए, क्रिटिकल मतलब खुले दिमाग के साथ, क्रिटिकल सही असेसमेंट होना चाहिए अनबायस्ड तरीके से। तो
एटीट्यूड इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस दैट इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द एविडेंस। ये क्या है सर? ये है पीएस, प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म। बात आ रही समझ? सर क्या गजब हो रहा है, तो लिंकेज पे लिंकेज बनते जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, आज तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की ही बात करेंगे। कहते हैं इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? वही जो मैंने आपको पढ़ा के लाया अभी। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपका जजमेंट किसी और से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस ऑफ अदर पार्टी। आपका जजमेंट किसी और के अधीन नहीं आएगा, किसी और के हिसाब से नहीं चलेगा। जो आपको करना है वो खुद तय करेंगे आप। ठीक, एक क्यूट सा एग्जाम्पल दिया है, स्टडी मैट में ही हमने ले लिया एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं, आइए पढ़ते हैं। कहता है पर्सन अपने ब्रदर से बोल रहा है, सीए से, तू मेरी प्रोप्राइटरशिप की ऑडिट कर दे और रिपोर्ट दे दे। क्या सीए अपने भाई की ही प्रोप्राइटरशिप की ऑडिट कर सकता है? कहता है सर इंडिपेंडेंस नहीं होगी सर, क्योंकि रिलेशनशिप है सीए और भाई के बीच में, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो आएगा उसके भाई का, इसीलिए बोला गया कि वो नहीं कर सकता। आप बड़े कंपनीज के अंदर तो पढ़ा था कि अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर पार्ट, बेटा वो कंपनीज के अंदर पढ़ा था, वो कंपनी के लिए था। ये प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा है, तो प्रोप्राइटरशिप के लिए लॉ मना नहीं करता, लॉ मना नहीं करता, लॉ में कहीं लिखा ही नहीं है, वो तो कंपनी एक्ट में लिखा है, कंपनी तो कंपनी के ऊपर लगता है। लेकिन इंडिपेंडेंस तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना सर। तो क्या आप उस कंपनी की उस प्रोप्राइटरशिप की ऑडिट कर सकते हैं जहां आपका भाई प्रोप्राइटर है? नहीं सर। दूसरी बात बताइए, कहता है एक सीए ने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, अब तो ये तो वैसे डिस्क्वालीफाइड है 141 के अंदर, क्या उस कंपनी की ऑडिट कर पाएंगे जिसके शेयर्स आप खरीद के बैठे हुए हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीद के बैठे हो तो आपका इंटरेस्ट आएगा कि मैं कंपनी की बेटर पिक्चर प्रेजेंट करने दूं। अगर कंपनी की अच्छी पिक्चर प्रेजेंट होगी पब्लिक के सामने तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो कभी भी ना आप कंपनी की मिसस्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका खुद का लालच है, आपका अपना हित जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा है। किसका? ऑडिटर का। उसका पैसा लगा है कंपनी में, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा सर। तो जहां आपने शेयर खरीदे हैं वहां की भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जिस भाई का आपका प्रोप्राइटरशिप है उसकी भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। तो कहता है सर आपको इंडिपेंडेंट रहना है ताकि आप ओपिनियन फॉर्म कर सके बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, और इंडिपेंडेंस आपके ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करती है। बिना किसी बायसनेस साथ काम करना, आपको विदाउट एनी बायसनेस, एकदम फ्री होकर, फ्री माइंडसेट के साथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मजे ही आ गए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर वैसे एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्यों जरूरी है? एक बड़ा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है। कहता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों? तो कहता है इंडिपेंडेंट ऑडिट के अपने फायदे हैं। क्या फायदे हैं? अगर आप इंडिपेंडेंटली ऑडिट करेंगे लाला तो फायदे मिलेंगे। एक खिचड़ी पका रखी है उन्होंने, मैं आपको सिंपल फायदे बताता हूँ, इसको आराम से जॉट डाउन करते हैं बाद में, पहले मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली बात ये बताओ, ऑडिट के यूजर्स कौन कौन है, मतलब ऑडिट किसके किसके लिए बेनिफिशियल है? तो ऑडिट बेनिफिशियल है मैनेजमेंट के लिए, ऑडिट बेनिफिशियल है बैंक और एफआई जिन्होंने लोन देना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल पर ट्रस्ट करके ही लोन देंगे। ऑडिट बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट टैक्स लगाने हैं। ऑडिट बेनिफिशियल है शेयर होल्डर्स या ओनर्स के लिए जिन्होंने डिविडेंड की उम्मीद करनी है। और एम्प्लॉय बेचारे डर के रहेंगे, फ्रॉड किया तो पकड़े जाएंगे या गड़बड़ी की तो पकड़े जाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं जरा क्या फायदे हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट के। सबसे पहली बात कहता है जी देखो, सबसे पहली बात, शेयर होल्डर आपके डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता। मैंने जो पहली क्लास में भी कहा था, वो तो डायरेक्टर्स ही करेंगे, वो डेली अफेयर्स तो संभालते नहीं है। फाइनेंशियल्स को कौन बनाता है? मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है सर, जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन पैसा तो शेयर होल्डर का लगा है, तो ओनर कौन है? ओनर तो शेयर होल्डर है। कहता है देखो, शेयर होल्डर को ना एक इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए। अरे याद करो, पहली क्लास में यही पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको, याद करो लाला जी। शेयर होल्डर को अगर अपॉइंट करना है ना तो शेयर होल्डर को चाहिए इंडिपेंडेंट आदमी। याद करिए, इंडिपेंडेंट आदमी। ये इंडिपेंडेंट आदमी करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन। तो पैसा कौन लगा रहा है? शेयर होल्डर। वही बात,
फाइनेंशियल्स कौन बना रहा है? फाइनेंशियल्स बना रहा है बोर्ड, डायरेक्टर्स। तो कहता है यार देखो आपके पास इतना समय तो है नहीं ना कि आप कर पाओगे ऑडिट, ना आपको पता है ऑडिट होती कैसे है। तो फिर शेयर होल्डर एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म लेकर आते हैं, एक मशीनरी, एक तरीका, एक फ्रेमवर्क, एक सिस्टम, ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही में क्वालिटी है और उसमें रिलायबिलिटी है या नहीं। चैन की नींद सो रहे हैं शेयर होल्डर अपने घर में इस उम्मीद पे कि जो पैसा मैंने कंपनी में लगाया वो सेफ है, क्योंकि अगर गड़बड़ी होगी तो ऑडिटर तो बैठा है ना एग्जामिनेशन करने के लिए। तो ऑडिटर के ऊपर ट्रस्ट करके आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी, वो मोदी जी नहीं कहते मेरे सिग्नेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नेचर एक सीए का है, क्योंकि भाई सीए ने अगर साइन कर दिया तो शेयर होल्डर भरोसा करता है, लाखों शेयर होल्डर का ट्रस्ट है कि ऑडिट हो रही है सर। तो कह रहा है कहीं ना कहीं जो 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 शेयर होल्डर है उसके पास एक इंडिपेंडेंट तरीका है, मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू वो रिलायबिलिटी अभी भी बनाए रख सकता है, वो है ऑडिट। तो ये शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट है, किसका? ऑडिट का। इंडिपेंडेंटली ऑडिट करोगे तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बचेगा, शेयर होल्डर ट्रस्ट करेगा, पैसा लगा के निश्चिंत रहेगा। ये फायदा है इंडिपेंडेंट ऑडिट का। पहली बात शेयर होल्डर के लिए, रफ में लिख रहा हूं अभी, शेयर होल्डर के लिए क्या है सर? इंडिपेंडेंट तरीका है जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी फॉर्म हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर। अगला बताइए, एम्प्लॉय के ऊपर ना एक चेक रहेगा हमेशा, कुछ गड़बड़ी की तो पकड़े जाएंगे। मोरल चेक फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड, कि भैया हो सकता है ऑडिटर का प्राइमरी काम फ्रॉड पकड़ने का नहीं है, लेकिन फ्रॉड आएगा तो आंखें थोड़ी बंद कर लेगा। तो कहता है अगर फ्रॉड डिस्कवर हुआ तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो एम्प्लॉय डर के रहेगा कि भैया फ्रॉड मत करो वरना पकड़े जाएंगे। गवर्नमेंट जो एंटिटीज टैक्स की चोरी करती हैं या गड़बड़ी कर रही हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया ऑडिट कराओ, ऑडिट होगी तो गवर्नमेंट ट्रस्ट डेवलप करेगी, हाँ भाई अब लगाते हैं इनके ऊपर टैक्सेशन बर्डन इंपोज करेंगे, टैक्स डिटरमाइन करेंगे, जीएसटी कितना है, डायरेक्ट टैक्स कितना है। क्योंकि ऑडिटर बोलेगा भैया तुम ये सब मत करो, मैं रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी ऑडिट कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम करो, पूरा टैक्स जमा करो। क्योंकि अगर आपने टैक्स जमा नहीं तो कल का क्वेश्चन मेरे ऊपर ही आएगा बेटा। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्या इंपोज करेगी? टैक्स। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, कहता है बैंक एफआई ऑडिटेड फाइनेंशियल पे ट्रस्ट करके, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स पे ट्रस्ट करके लोन देंगे। कौन लोन देगा? बैंक एफआई। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये बैंक एफआई के अंदर उसके लिए बेनिफिशियल है। और एक बात कहता है देखो मैनेजमेंट के लिए यूं सही रहेगा कि मैनेजमेंट ये देख लेगा इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल में कहीं भी कमियां है, डेफिशिएंसी है, तो ऑडिटर तो रिपोर्ट करेगा ही। तो जो आप इंटरनल कंट्रोल समझते हैं, परचेज साइकिल नहीं बनाई गई, कॉस्टिंग में आप पढ़ते हैं EOQ ROL, या परचेज ऑथराइज नहीं की जा रही है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, एक ही आदमी कैश कलेक्ट भी कर रहा है, कैश रिपोर्ट भी बना रहा है, कैश जमा भी कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल वीक है सर, डेफिशिएंसी है। कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा। ये मैनेजमेंट के लिए बढ़िया है। सबके अपने अपने फायदे हैं सर। इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है यानी डेफिशिएंसी है, कौन बताएगा? ऑडिटर। तो कहता है ऑडिटेड अकाउंट्स कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देंगे यूजर्स को कि भैया ऑडिट ढंग से हो रही है तो हमारा ट्रस्ट है। अब वो यूजर्स कौन कौन है? सारे के सारे लोग आपके यूजर्स, इस पर ट्रस्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये है एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। मैं सिर्फ किस पे टिका हूं अभी? इंडिपेंडेंट पे। तो मैंने इंडिपेंडेंट पे क्या समझाया लाला आपको? लाला मैंने इंडिपेंडेंट पे समझाया कि इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है, ऑफ माइंड इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस के दो एग्जाम्पल दिए। ऑफ माइंड का मतलब क्या कि आपके ओपिनियन, आपका जजमेंट सबऑर्डिनेट नहीं किसी और के बेसिस पे। इन अपीयरेंस मतलब अवॉइड करना हर एक सर्कमस्टांसेस जिससे थर्ड पार्टी कंक्लूड करे आपकी तीन चीजें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तीन चीजें कौन कौन सी? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और PS। ठीक। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कहां दी गई? अभी आपने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऑफ एनी एंटिटी, एनी बोले तो कोई भी, बड़ी हो, छोटी हो, LLP हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, एनी एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। साइज मतलब छोटी एंटिटी, बड़ी एंटिटी, किसी की ऑडिट करो। अब देखो प्रोप्राइटरशिप की ऑडिट कर रहे हो, क्या ऑडिट मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्या ऐसे लगेंगे स्टैंडर्ड्स? बिल्कुल लगेंगे। कहता है सर किसी कोई भी लीगल फॉर्म हो, ये भ्रम मत पाल लेना कि सिर्फ कंपनी की ऑडिट पे ऐसे लगते हैं, ये भ्रम मत पालना कभी भी।
लीगल फॉर्म कुछ भी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, ट्रस्ट सोसाइटी, कोई भी हो, ऑडिट मानेंगे सर। तो क्यों करेंगे ऑडिट? ऑडिट करेंगे ताकि ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। Independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, such an examination is conducted to express an opinion thereon। हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, मतलब इसमें अभी और चीज़ें बची हुई थोड़ी थोड़ी। आप देखो, कहता है एनी एंटिटी का मतलब क्या लाला? एनी एंटिटी का मतलब है लाला, जरूरी नहीं है वो कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड ही हो, नॉन प्रॉफिट की भी ऑडिट करोगे, एनजीओ की तब भी ऑडिट मानेंगे। कहता है ऑडिट छोटी बड़ी मीडियम किसी भी एंटिटी की कर सकते हो। कहता है ऑडिट किसी भी लीगल फॉर्म की कर सकते हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप की करो, चाहे एलएलपी की करो, चाहे कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक, किसी के भी करो सर, ऑडिट तो ऑडिट। तो कहता है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ठीक है, ये भी ठीक, बहुत बढ़िया, मजे ही आ गए। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को तो अपन ने कर दिया शॉर्ट, एक बढ़िया एकदम मस्त तरीके से। आप देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब बचती है भैया डेफिनेशन, तो आइए इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। चलो जी, अब फटाफट से क्या करते हैं, बना लेते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ इंडिपेंडेंस की भी थोड़ी बात कर लेंगे। भाई जल्दी जल्दी बोलो आप, क्या डेफिनेशन है ऑडिट की, और डेफिनेशन कहाँ दी गई है? डेफिनेशन दी गई है भैया ऐसे 200 के अंदर। अपने घर से अपन कुछ लेकर आए नहीं हैं, ये सब कुछ स्टैंडर्ड के अंदर दिया गया, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन है, फटाफट से बोलो। डेफिनेशन है सर, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब बाकी सब तो एक तरफ कर दो, सबसे पहले बताओ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है सर 2 बातें हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप देखो, बाकी मैं डेफिनेशन पूरी कंप्लीट करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो ओपिनियन है वो किसी और के उसमें इन्फ्लुएंस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। कहता है आप अपना जजमेंट खुद लोगे, कोई और नहीं लेगा आपके लिए जजमेंट। कहता है जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड by the judgment of auditor is not affected, is not influenced due to wishes of the other party। बिल्कुल ठीक बात है, दूसरी पार्टी नहीं बताएगी आपको क्या करना है, वो आप खुद तय करेंगे। कौन तय करेगा भैया? ये तय करेगा ऑडिटर। तो जजमेंट जो आपका है ये दूसरे से अफेक्ट नहीं होगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और बताओ भाई, इंडिपेंडेंस जो है कितने तरह की होती है? तो भैया इंडिपेंडेंस जो होती है, इंडिपेंडेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप कौन कौन से, फटाफट से बताओ। पहला टाइप है भैया, फर्स्ट टाइप इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी लिखवाया लेफ्ट हैंड साइड में। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब ये कि आपकी ओपिनियन किसी और से अफेक्ट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो कहता है ऑडिटर 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 ऑडिटर्स इंटेग्रिटी, वहाँ 3 बातें दी अगर आपने ध्यान दिया हो, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड पीएस। पीएस मतलब अलर्ट रहना है आपको, और पीएस का फुल फॉर्म क्या है? पीएस का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो कहता है आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय, कह रहा है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड। किससे अफेक्ट नहीं होगी? इट शुड नॉट बी अफेक्टेड, किससे अफेक्ट नहीं होगी लाला? कहता है ये अफेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखिए बच्चों, किससे अफेक्ट नहीं होगी? ये अफेक्ट नहीं होगी अगेन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पर्सन। आप जो है अपना जजमेंट खुद फॉर्म करेंगे अपने लिए, ठीक है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। अब आप मुझे बताओ दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ये इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या कहता है सर? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस कहता है सिर्फ इंडिपेंडेंट होना नहीं है, इंडिपेंडेंट दिखना भी है। कैसे दिखोगे इंडिपेंडेंस? कहता है इंडिपेंडेंट दिखने के लिए यू शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करना पड़ेगा? कहता है अवॉइडेंस ऑफ
all those circumstances जो इतने सिग्निफिकेंट हैं, all those circumstances which are so significant, जो इतने सिग्निफिकेंट हैं, ड्यू टू विच, जिससे थर्ड पार्टी ये सोचेगी कि भैया आप तो बिक गए हो, ड्यू टू विच एन इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी, एक पढ़ी लिखी थर्ड पार्टी, इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी हैविंग रीजनेबल नॉलेज, ठीक है ना, विल कॉन्क्लूड, क्या कॉन्क्लूड करेगी, ये कॉन्क्लूड करेगी, विल कॉन्क्लूड, जल्दी बोलो भाई, क्या कॉन्क्लूड करेगी, ये कॉन्क्लूड करेगी कि भाई तीन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अब तीन चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हुई है आपकी इंटीग्रिटी, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुई है आपकी ऑब्जेक्टिविटी, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है आपका पीएस बोले तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड पार्टी ये मानेगा कि आपकी तीन चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं, तो आप उस हर एक चीज़ को अवॉइड करिए जिससे थर्ड पार्टी को ऐसा लगे कि आप बिक चुके हो, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक बात बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? कई बार देखा अपन ने। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब मेंटेनिंग एन एटीट्यूड, बताओ भैया कौन सा एटीट्यूड है? मेंटेनिंग एन एटीट्यूड विच इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग माइंड, मेंटेनिंग एन एटीट्यूड विच इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग माइंड एंड यू हैव टू बी अलर्ट। मैं कई सारे टर्म्स अब आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना, विच इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग माइंड एज वेल एज यू हैव टू बी अलर्ट। किससे अलर्ट रहना पड़ेगा? कहता है यू हैव टू बी अलर्ट, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। तो सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं मैं सब जगह से उठा के मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है ना, चाहे चैप्टर 1 हो, चाहे ऐसे वाली बातें हो, चाहे आपके चैप्टर 11 से इंडिपेंडेंस के टाइप हो, मैंने सब कुछ यहाँ पे एक साथ समेट दिया है आपके लिए। बहुत बढ़िया सर, मज़े ही आ गए। तो अब बताइए, कहता है जी दो तरह के इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ये भी हो गया सर। और पीएस का मतलब क्या होता है वो भी पढ़ने पढ़ लिया। अगर जनरल बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये भी ऐसे 200 में लिखा हुआ है। सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो है सामने बोल दो सर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सिंपल है सर, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स अनबायस्ड तरीके से काम करोगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करोगे, आपकी ओपिनियन किसी और के अंडर इन्फ्लुएंस या प्रेशर में नहीं आएगी, आपकी ओपिनियन किसी और के अंडर इन्फ्लुएंस या प्रेशर में नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपको काम करना है बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो कह रहे हैं तीन चीज़ें हैं सर, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी का सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं तो आप इंडिपेंडेंट होगे, अलग बात है, बट दिख तो नहीं रहे हो कम से कम, ठीक है ना। और बताइए सर, कहता है जी देखो इंडिपेंडेंट की बात करें तो भैया जल्दी से बता दो एडवांटेजेस क्या है इंडिपेंडेंट। अरे ये भी तो है सर, ये भी यही लिंक कर देंगे, ये भी यही लिंक कर देंगे, ऐसी क्या बात है। तो एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो वाइड रेंज ऑफ यूजर, सबके अपने अपने फायदे हैं। पहले बताओ, सबसे पहले शेयर होल्डर के लिए कैसे बेनिफिशियल है। शेयर होल्डर के लिए ऐसे बेनिफिशियल है कि शेयर होल्डर विल गेट एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, कि आपके फाइनेंशियल सही है या नहीं। तो शेयर होल्डर विल गेट एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपके फाइनेंशियल चेक हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? फाइनेंशियल बनाते तो डायरेक्टर्स हैं सर, सही बात है, लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन ट्रस्ट कैसे करोगे? ट्रस्ट तो तभी करोगे जब ऑडिटर उसकी ऑडिट कर लेगा।
सही बात। टू फॉर्म रिलायबिलिटी फॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल्स पे आपको एक इंडिपेंडेंट तरीका मिल जाएगा, जो इंडिपेंडेंट तरीका ऑडिट का, ऑडिट करवाइए, ट्रस्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है सर। अगला बताइए, नेक्स्ट है सर, और किसके लिए फ़ायदेमंद है? और फ़ायदेमंद है भैया गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद कैसे? गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, गवर्नमेंट के लिए फ़ायदे आएंगे इन डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज़। गवर्नमेंट टैक्स लायबिलिटी इंपोज करने में यूज़ करेगी इसको, इन डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज़। ठीक, अगला बताइए, अगला क्या है? अगला है भाई शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अगला है आपका बैंक और एफआई, यूं कहें तो लैंडर्स। बैंक और एफआई के लिए क्या फायदा? बैंक और एफआई के लिए फायदा है सर कि दे कैन फॉर्म क्रेडिट डिसीजंस की लोन देना है या नहीं देना, ऑडिटेड फाइनेंशियल पे ट्रस्ट करके, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लोन देना है नहीं देना, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला बताइए, अगला एम्प्लॉय की तरफ से देखें तो भाई एम्प्लॉय को डर रहेगा कि अगर मैं चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो एम्प्लॉय विल हैव अ मोरल चेक, है ना, ये एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ा चेक रहेगा ऑन एम्प्लॉयज, सही बात। एज द फ्रॉड कमिटेड बाय देम, जो फ्रॉड उन्होंने किया है वो ऑडिटर पकड़ सकता है, कमिटेड बाय देम कैन बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर, सही बात है, कैन बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। बहुत ही बढ़िया हो गया सर ये तो काम। तो ये तो एम्प्लॉय के लिए भी हो गया। अब सर एक ही बचा हुआ है, कौन? एक ही बचा है सर, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये डिटरमाइन कर पाएगा सर कि इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, क्या कहीं पर आपको डेफिशिएंसी वगैरह है। अगर आप देखिए जनाब, तो ये देखें ज़रा, इंडिपेंडेंट ऑडिट के एडवांटेजेस हमने क्या किया है, पार्टी वाइज बना दिया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं है, ठीक है ना, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंडर क्रेडिट डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, और फ्रॉड पकड़ने में हेल्प मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, ये भी मैनेजमेंट के लिए फ़ायदा है। और एक्सटेंसिव और जो आपके कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसकी चेकिंग होती है, तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी तो पता लग जाएगा। एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक बात है, एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल, एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दे विल गेट टू नो अबाउट एग्जिस्टेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल काम कर है भी या नहीं, पहली बात, और काम कर भी रहे हैं या नहीं, दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता चलेगा एज वेल एज देयर डेफिशिएंसीज की कमियां हैं कहीं, तो ऑडिटर आपको बताएगा सर आपके कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज देयर डेफिशिएंसीज। तो मैनेजमेंट के लिए ये भी फायदा है। एक फायदा और है, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एरर या बोथ। देखो फ्रॉड पकड़ने आप नहीं आए, लेकिन आंखें बंद नहीं कर लोगे सर, तो कहता है ये फायदा हो जाएगा कि फ्रॉड एरर या फिर दोनों, सही बात बोली सर आपने। तो कहता है इस केस में अगर आप देखें तो ये एडवांटेजेस हो गए, ये दो तरह की इंडिपेंडेंस हो गई, और जजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होगा नहीं किसी और पार्टी से, आप अपना जजमेंट खुद फॉर्म करिए। अगर आप चैप्टर 1 के अंदर भी देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जब हम बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव के नीचे रीजनेबल एश्योरेंस की जब हमने बात की थी, फिर बाद में डेफिनेशन की जब बात हुई, डेफिनेशन के अंदर एक बात लिखी हुई भाई कि आपकी जो जजमेंट है ना, दिस इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट रहिए ताकि ओपिनियन फॉर्म कर पाए बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, और ऑब्जेक्टिवली काम करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिपेंडेंस इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, बिना बायसनेस के साथ आप काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में नहीं लिख रहा हूँ, बुक तो आपके पास है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ मैं लिख देता हूँ इसमें कि जजमेंट, इसमें बाकी सब तो कंप्लीट है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और सबऑर्डिनेट यू कैन से बाय द अदर पार्टी, बिल्कुल ठीक बात है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस ऑब्जेक्टिविटी, इंक्रीजेस ऑब्जेक्टिविटी,
so that auditor can work without biasness. ठीक है जी, ठीक है सर। अगला बता दो फटाफट से। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डन। अच्छा, ये भी तो लिखना है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है वो तो अपन पढ़ ही चुके हैं। जल्दी से बोलो भैया, कौन सी एंटिटी कहता है? ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। सही बात है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, irrespective of its size or legal form। ऐसे टाइम निकल रहा है पूछो मत। सिर्फ 2 चीज़ें पड़ी हैं। मेरा जो सेशन होगा, ध्यान रखिए बच्चों, 80 to 100 मिनट्स के बीच में होगा, ठीक है ना। पहली क्लास थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी होगी, वरना 80 मिनट्स, 90 मिनट, 100 मिनट्स, मैक्सिमम 100 मिनट्स, वरना 80-90 मिनट्स का ही लेक्चर होगा। 80 तो नहीं, 90 to 100 मिनट्स का ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। कभी बहुत कम हुआ तो 80, कभी बहुत गया तो 100, मतलब 90-95 मिनट्स का ही होगा। 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है ना। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, तो ये लेक्चर तो खत्म होने में आ गया सर। इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है। सही बात। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है सर ओपिनियन देने के लिए, है ना। और ओपिनियन कैसे देते हैं वो अपन ने ऊपर पढ़ा है। तो मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, आज कुछ नहीं पढ़ाया सर। 2 ही टॉपिक, एक टॉपिक 1 ऑब्जेक्टिव, टॉपिक 2 आपके डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव के साथ कई सारी बातें निकल गई, वो अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है ना। डेफिनेशन के साथ कई सारी बातें निकली, वो अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है ना। बाकी और बातें करेंगे अगली क्लास में। अब मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हमें समय मिल जाए और हम आगे चीज़ों को थोड़ा और बढ़ा पाएँ। रीजनिंग में आधे में टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता, तो कई बार थोड़ा सा जल्दी भी ऑफ कर दूँगा कि भाई अगला टॉपिक जो है वो टाइम लेगा। तो अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, तब कथा कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, होती है मुलाकात, मिलते हैं, सी यू।